प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संजू सांगवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो बच्चे आज का जो हमारा विषय है या टॉपिक है वो क्या है? वो है बच्चे समास। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसका अर्थ? समास का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, यानी कि एक छोटे रूप में जब हम किसी शब्द को लेकर के आते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? समास या संक्षेप कहलाता है। ठीक है, फिर पूछा जाता है बेटा समास का जो विपरीतार्थक होता है वो क्या होता है? तो समास का विपरीतार्थक होता है व्यास। क्यों होता है? देखो समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, समास में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वह प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? दो या दो से अधिक शब्दों से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ये क्या होगी? इसकी परिभाषा। ये क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ। कई बार आपसे और कुछ भी न पूछ करके ये पूछ लिया जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चे एक चीज को ध्यान में रखना कि जब भी आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो केवल और केवल संक्षेप या संक्षिप्तीकरण ही ऑप्शन में मिलेगा, उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, दूसरी बात क्या? जब समास का विपरीतार्थक आपसे पूछा जाता है उसका अर्थ होता है व्यास। ठीक है, तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी है? एक इसी में होता है हमारा समस्त पद। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है और हमें नहीं पता होता कि समस्त पद क्या होता है। ठीक है, समस्त पद क्या होता है बेटा? समास के नियमों से बना हुआ पद। क्या होता है? समास के नियमों से बना हुआ पद समस्त पद कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, समस्त पद कौन सा होता है? यदि मैं आपको यहां पे कहूं क्या? प्रत्येक, तो ये क्या है आपका? ये आपका समस्त पद है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? समास के नियमों के अनुसार प्रति जमा एक, दो शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बना है प्रत्येक। और ये किसके अनुसार बना है? समास के नियमों से बना हुआ पद समस्त पद कहलाता है। आपसे कई बार ऑप्शन में दे दिया जाए कि निम्न में से समस्त पद कौन सा है, तो जो आपका समास के शब्द हमारे होते हैं उन्हीं को हम समस्त पद के नाम से जानते हैं। जो दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी आपसे पूछा जाए शाब्दिक अर्थ तो केवल और केवल संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होगा। समास का यदि विलोम शब्द पूछा जाता है तो व्यास होगा। समस्त पद आपका समास के नियमों से बना हुआ पद समस्त पद कहलाएगा। और दो या दो से अधिक शब्दों से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाएगी। इतना समझ में आ गया? यहां से जो आता है बेटा नेक्स्ट हमारा होता है, ये तो क्या था? समास के अर्थ को लेकर के था, लेकिन इसी में एक चीज और पूछी जाती है आपसे, क्योंकि कई बच्चों को क्या होता पता ही नहीं होता, इसलिए बता रही हूं। पूछा जाता है बेटा, एक तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, प्रत्येक शब्द मैंने लिखा था। ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति जमा एक, है ना, यण संधि है। फिर क्या हुआ? ये हमारा कौन सा पद होता है? पूर्व पद। ये हमारा कौन सा पद होता है? उत्तर पद। ये भी आपको ध्यान रखना, जो आगे होता है वो पूर्व पद है, जो पीछे आता है वो उत्तर पद है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है, और व्यास को ही विग्रह भी कहते हैं। व्यास को ही क्या कहते हैं? विग्रह। व्यास क्या कहलाता है? विग्रह। व्यास को ही विग्रह भी कहते हैं। ये तो क्या है हमारा? पूर्व पद और उत्तर पद।
अब क्या कहता है कि व्यास या विग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, व्यास या विग्रह क्या होता है। तो समस्त पदों को समास के नियमों के अनुसार अलग अलग करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, व्यास या विग्रह कहलाएगी। जैसे अब हमने इसका क्या कर दिया, ये तो हमने संधि कर रखी, हमने इसको समास का विग्रह या व्यास नहीं किया, ये तो हमने संधि करके ये देखा है कि भाई इसमें दो शब्द हमारे मिले हुए हैं, एक प्रति और एक, ठीक है। अब क्या कहता है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, ठीक है। अब हमें इसका विग्रह या व्यास करना है, समास का व्यास करना है या विग्रह करना है, तो क्या करोगे, हर एक, ठीक है, हर एक जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक, और समास का विग्रह हो जाएगा हर एक, ठीक है। प्रत्येक यानी कि हर एक, प्रतिपल यानी कि प्रत्येक पल या हर पल, ठीक है। ये था भाई हमारा समास किसे कहते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का विलोम शब्द क्या होता है, या फिर समस्त पद किसे कहते हैं, या फिर समास व्यास किसे कहते हैं, या विग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, आपसे जो सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो पूछा जाता है समास कितने प्रकार का होता है। तो समास मौलिक रूप से 4 प्रकार का होता है। देखो मैं क्या कह रही हूँ, जो समास होता है बच्चे वो मौलिक रूप से 4 ही प्रकार का होता है, ठीक है। कौन सा, सबसे पहला जो होता है वो होता है बच्चे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। फिर आता है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। और फिर आता है हमारा द्वंद्व समास, और अंत में होता है बच्चे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये हमारे क्या है, समास के 4 प्रकार होते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि मैम आपने द्विगु को और क्रमधारय को छोड़ दिया है। देखो बेटा, जो द्विगु या क्रमधारय होते हैं वो क्या होते हैं, तत्पुरुष के ही भाग होते हैं, कर्मधारय और द्विगु, ठीक है। ये दोनों किसके भेद होते हैं, तत्पुरुष के ही भेद होते हैं। इनको मिलाकर के बहुत सारी हिंदी व्याकरण में आपको लिखा मिलेगा 6 प्रकार। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मौलिक रूप से कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। प्रधान या अप्रधानता के आधार पर, प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का होता है। दूसरी बात क्या है, जो तत्पुरुष समास है वो कर्मधारय का क्या है, जन्मदाता है। तो तत्पुरुष समास का ही एक भेद क्या होता है, कर्मधारय होता है। और जो संस्कृत की व्याकरण है उसमें ये भी मिल जाएगा कि कर्मधारय का ही एक भेद द्विगु होता है। वहां पर इसको कर्मधारय का ही एक भेद दिखाया जाता है, क्योंकि संख्यावाची कर्मधारय होता है और उसी का जो दूसरा नाम होता है बेटा वो क्या होता है, हमारा द्विगु समास का हमने दे रखा है। लेकिन मुख्य रूप से हमारे 4 ही प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास का ही एक भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का ही एक भेद जो है वो हमारा द्विगु समास होता है। तो अब देखते हैं हम एक एक करके कैसे होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। देखो बेटा, अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव शब्द का अर्थ होता है अव्यय बन जाना। क्या बन जाना, अव्यय बन जाना। परिभाषा बता रही हूं, अव्यय बन जाना। क्या कहते हैं, अव्ययी का अर्थ होता है अव्यय बन जाना। और अव्ययी भाव समास में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अव्यय में भी हमारा, जब अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द, तो अव्यय भी हमारे क्या होते हैं, वो लिंग, वचन और कारक के आधार पर नहीं परिवर्तित होते। उसी प्रकार क्या है, अव्ययी का अर्थ होता है अव्यय बन जाना, और इसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है।
ये तो हो जाती है इसकी परिभाषा। अब इसको पहचानोगे कैसे? सबसे पहला पॉइंट, पूर्व पद की प्रधानता होती, पूर्व पद की प्रधानता रहती है। जो अव्ययी भाव समास होता है बच्चे, वो पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि इसमें पहले पद की प्रधानता रहती है। दूसरा क्या होता है, एक जैसे दो शब्द आने पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होता है। अब एक जैसे जब दो शब्द आते हैं और वो कैसे हो, वो लगभग आपके यदि क्रिया विशेषण से आए हो तो हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन एक जैसे दो शब्द आए हैं और वो हमारे क्या है, किस में आ रहे हैं, अव्ययी भाव समास में, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का बदलाव हमारा नहीं होता है। आपका देखो उदाहरण का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उदाहरण को रटने से आप इसको समझ भी नहीं पाओगे। यदि आप समझ के साथ और पहचान के साथ जाते हो तो ही आप इसको कर पाओगे, क्योंकि कई बार एक जैसे दो शब्द आ जाए तो द्वंद्व भी हो जाता है। परंतु यहाँ पर क्या है कि एक जैसे दो शब्द आए तो आप उसका क्या है, समास विग्रह करके देखो तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा, इसमें उपसर्ग लगे होते हैं, उपसर्ग लगे होते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग लगे होते हैं, सबसे बड़ी पहचान इसकी होती है। वो उपसर्ग कब तक है, जब तक वो विशेषण नहीं बनाते हैं। जब तक आपका उपसर्ग विशेषण नहीं बनाता है तब तक हमारा वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और जब वो विशेषण बना देता है तब वो हमारा क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी आपका उपसर्ग लगा हो तो 99% तो हमारा ये होता है जब तक वो विशेषण नहीं बनाता है, ठीक है। ये तीन पहचान आपको इसकी ध्यान रखनी है। अब देखते हैं, देखेंगे सबसे पहला जो है, एक यथा उपसर्ग से जो बने होते हैं उनको तो आप पहचान ही लेते हो, ठीक है। यथा उपसर्ग से जो बने होते हैं उनको आप पहचान ही लेते हो। यथाशक्ति एक शब्द लिया और जब समास विग्रह करते हो तो शक्ति के अनुसार। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसको पहचाने कैसे। सबसे पहले जो है हमारा पूर्व पद की प्रधानता हमें दिखाई दे रही है, आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति क्या है, यहाँ पर यदि हम यथा को हटा दे, शक्ति सिर्फ एक शब्द रह जाएगा। अर्थ किसके साथ आ रहा है, यथा लगने से आ रहा है। तो शक्ति के अनुसार पूर्व पद की प्रधानता, यहाँ यथाशक्ति, यथा संभव। तो समास विग्रह को बच्चे कभी भी रटना नहीं है। देखो उपसर्ग तो यथा ही लगा हुआ है, लेकिन शब्द के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसका अर्थ क्या निकले या समास विग्रह क्या हो। जैसे यथा शक्ति है, शक्ति के अनुसार। यथा संभव तो क्या लिखोगे, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। यथा विधि, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। तो बच्चे कभी भी क्या नहीं रटोगे, समास विग्रह को नहीं रटोगे, क्योंकि देखो अकेला क्या है, यथा आगे आया है और पीछे शब्द अलग अलग आए हैं, परंतु समास विग्रह पहले का क्या है, शक्ति के अनुसार, दूसरा क्या कहता है, जैसा संभव हो, और फिर क्या आ गया, विधि के अनुसार। लगभग यथा शब्द से जो शब्द बने होते हैं वो हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, उपसर्ग लगा सकते हैं। जैसे प्रतिपल, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, ठीक है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। अब ये क्या है, जब हम इसको अलग अलग करके देखते
देखते हैं, यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे प्रत्यक्ष में प्रति जमा अक्ष प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति जमा एक प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, अति जमा वृष्टि अति उपसर्ग लगा हुआ है। बस आपको यही ध्यान देना है बच्चे कि जब आपका उपसर्ग आ जाए तो भी आपको क्या लगाना है, अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पर किसी में भी हमारा क्या नहीं बन रहा है, विशेषण नहीं बन रहा। ये क्या है, सीधे सिंपल से शब्द दिए गए हैं उपसर्ग के साथ। प्रतिपल हर पल, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, आंखों के सामने, प्रत्येक हर एक, अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा। अब देखो यहाँ पे जो अर्थ निकला, पहली बात तो हमने देखा उपसर्ग लगा हुआ है, और यदि हम प्रति 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 और अति इन उपसर्गों को हटा दें तो क्या रह जाएगा, पल रह जाएगा, एक हो जाएगा, आंखें हो जाएंगी और वर्षा रह जाएगी, तो अर्थ भी नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास के दोनों नियम यहाँ पर चल रहे हैं। पहला पद भी प्रधान है और उपसर्ग भी लगा हुआ है और कोई विशेषण भी नहीं बना रहा है। क्या बना रहा है, कोई विशेषण भी हमारा यहाँ पर नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बेटा, देखोगे एक शब्द आता है, देखो डिपेंड करता है शब्द पे भी, आपको शब्द पे भी ध्यान देना है। एक होता है आजानू, यहां पर दूसरा उदाहरण नहीं दूंगी, आजानू तो क्या होता है, घुटनों तक, आजानू है घुटनों तक। अब घुटनों तक है, आ उपसर्ग है, जानू शब्द लगा हुआ, तो आजानू और घुटनों तक हमने किया, यदि समास विग्रह दिया गया, घुटनों तक लिखा हुआ तो अव्ययी भाव समास है। लेकिन इसी के पीछे क्या लगा दिया जाए, आजानू बाहु, यानी कि घुटनों तक लंबी है भुजाएं जिसकी, ऐसा कौन है, अर्जुन का पर्यायवाची है। और समास कौन सा हो जाएगा, यदि आजानू बाहु हो जाता है तो बहुव्रीहि समास है, और आजानू शब्द आता है तो अव्ययी भाव समास है। ध्यान रखना बच्चे, आजानू क्या है, घुटनों तक, घुटनों तक क्या है, यहां पर आगे कुछ भी नहीं दिया गया, उपसर्ग लगा हुआ है, पूर्व पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा, घुटनों तक और अव्ययी भाव समास होगा। उसी प्रकार है हमारा याओ जो जीवन, जब तक जीवन रहे, जब तक जीवन रहे, या फिर आपका शब्द आ जाए भर्षक, भर्षक है तो क्या है, शक्ति भर। ठीक है, ये क्या है शब्द, जहां पर कई बच्चे कहेंगे मैडम इसमें क्या है, भर भी हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। ये ध्यान रखना बच्चे, जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो लगभग इसमें आगे लगे होते हैं, और यदि उपसर्ग नहीं होंगे तो पूर्व पद प्रधान होगा। और दूसरी बात क्या है कि पूर्व पद की प्रधानता हमें नहीं पता चलती। फिर आप ये देख लीजिए कि संपूर्ण जो शब्द दिया गया है समास विग्रह पे यदि अर्थ जब निकालते हो तो वहां पे आपको पता चल जाएगी कि प्रधानता कौन से पद की आ रही है। इसी प्रकार है भरपेट, अब क्या हो जाता है, पेट भरकर, पेट भरकर, भरपेट पेट भरकर। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखोगे, एक होता है प्रतिकूल, अब इन सभी में क्या आ रहा है, हमारा उपसर्ग आ रहे हैं, प्रतिकूल। अब प्रतिकूल क्या होता है, इच्छा के विरुद्ध, और अनुकूल क्या होता है, इच्छा के अनुकूल, इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा, अव्ययी भाव समास। एक तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एक जैसे शब्द आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम लिखें घर घर, गांव गांव, और देखो एक चीज और बताती हूं, हमने क्या रट्टा लगा रखा होता है कि जहां पे योजक चिन्ह दिखाई दे वहां हमारा कौन सा समास होगा,
द्वंद्व समास। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, जरूरी नहीं होता है कि योजक चिन्ह आने पर सिर्फ द्वंद्व समास ही हो, कोई भी समास हो सकता है। दूसरी बात क्या है, घर से घर, गांव से गांव, या घर के बाद घर, गांव के बाद गांव, नगर के बाद नगर, धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगा, धीरे से धीरे। तो एक जैसे शब्द आने पर भी कौन सा समास होगा हमारा, अव्ययी भाव समास होगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट आता है बेटा, इसमें क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संधि के नियम के अनुसार नहीं होते, परंतु जहां पर दिया जाता है, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, तो ऐसे शब्दों में भी हमारा कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। एक शब्द होता है बेटा आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आपाद मतलब पैरों से लेकर मस्तक तक, पांव से मस्तक तक, और कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। एक शब्द होता है निधड़क, ठीक है, धड़क मतलब डर होता है, तो बिना धड़क के। तो ये कैसे शब्द है ना जिसमें आपके उपसर्ग भी लगे हुए हैं, और यदि किसी में उपसर्ग नहीं है तो क्या हो जाता है हमारा, अब यहाँ पर भी उपसर्ग है, यदि आप देख पा रहे हो तो उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आ प्लस पा प्लस मस्तक, ठीक है, पाद पैर होता है, मस्तक सिर होता है, और आ उपसर्ग है। तो पहली बात तो पूर्व पद की प्रधानता होगी, दूसरी बात उपसर्ग लगा होगा, जब तक वो विशेषण नहीं बनाता तब तक वो अव्ययी भाव समास है। तीसरा, एक जैसे शब्द आने पर भी हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और इस तरह से यदि संधि के अनुसार इनको मिला भी दिया जाए, हालांकि संधि इनमें कोई नहीं है, संधि के अनुसार यदि संधि को इस प्रकार से मिला दिया जाए, संधि सूचक शब्द कर दिए जाए, तो भी हमारा क्या रहता है, अव्ययी भाव समास ही रहता है। और बेटा उदाहरण का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, आपको ये समझना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा, तो इसको आप कीजिए, बाकी हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।